बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट हैं जो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनते हैं। आज की वीडियो अगर आपने मुकम्मल देखी तो 95% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। जो रीज़न्स होते हैं रिफ्यूज़ होने के वही ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनको उर्दू और हिंदी आती है वो ये ज़रूर देखें ताकि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विस दे सकें। और जो लोग वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं वो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें कि उनका ट्रैवल एजेंट, उनका जो कंसल्टेंट है, क्या वो ये तमाम पॉइंट का ख्याल रख रहा है। आपको अगर फाइल बनानी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फाइल को कम से कम क्रॉस चेक करना सीख लें इस वीडियो के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। अपने पास सेव करके रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप या आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर्स वीज़ा अप्लाई करें तो इस वीडियो को देखें कि क्या वो फाइल मैच कर रही है इस वीडियो से। अगर मैच कर रही है तो 95% आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ नसीब की बात रह जाती है और कुछ रह नहीं जाता। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं तो वो भी आप उसको भी इसके तहत ही जांचिए। तो ये वीडियो पूरी जांच के साथ बनाई गई है। देखें डॉक्यूमेंट के अंदर वो कौन सी गलतियां हैं और आपको चाहिए क्या होता है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, शेंगन की बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको पासपोर्ट चाहिए जो 6 महीने वैलिड हो। आपको वीज़ा फॉर्म भरना है जिस कंट्री का भी आप डाल रहे हैं। आपको कवर लेटर बनाना है जिसमें पूरी प्लानिंग होगी, हम आखिरी में इस पर बात करेंगे। आपको होटल वाउचर्स लगाने हैं और उस होटल वाउचर्स का क्या काम होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है क्योंकि आपके पास इन्विटेशन तो नहीं है ना, तो होटल्स काम करते हैं। आपको टिकट आइटनरी लगानी है, आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाना है, आपको बैंक का विजिटिंग कार्ड लगाना है, आपको एनओसी लगानी है अगर आप जॉब करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है इफ यू वांट टू गो अब्रॉड। आपको अगर आप फार्मर हैं, अगर आप किसान हैं तो आपको अपना जो सेविंग अकाउंट है वो शो करना है, आपके नाम पे क्या चीज़ें हैं वो शो करनी है, डिक्लेयर करना है। और अगर आप लोग जो टैक्स पे करते हैं आपको उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन डालनी है। प्रेफरेबल है कि 3 साल, 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न्स आप लोगों के पास हों, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं उन मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूं जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। तकरीबन 9 से 10 पॉइंट देने लगा हूं। अपने डॉक्यूमेंट को गौर से देखिए, अपनी अप्लाई होने वाली फाइल को गौर से देखिए क्योंकि पहले आपके हाथ में आती है, क्या वो सब ठीक है। और अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो देखो कि क्या आपने ये तमाम बातों का ख्याल किया है क्योंकि क्रॉस चेक करने का टाइम होता है और जब फाइल चली जाती है, जमा हो जाती है, उसके बाद तो नहीं चेक कर सकते उसको। तो दोनों पार्टी से बात कर रहा हूं, अप्लाई करने वाले से भी और अप्लाई करवाने वाले से भी। आप दोनों मिलके ही अपनी अच्छी फाइल बना सकते हैं और केस को अप्लाई करने से पहले ही 95% अप्रूवल दे सकते हैं, जो कि मैं बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट सुन लीजिए और वो है मेरा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्या प्रॉब्लम होती है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं और 6 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें मुझे पता है कि जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आने चाहिए। कोई सरप्राइज अमाउंट नहीं आनी चाहिए। अगर सरप्राइज अमाउंट आती है तो फिर वहां पर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको लगाना चाहिए। मांग नहीं रहा कोई, लगाना चाहिए। क्योंकि देखा क्या गया है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखा क्या गया है ये आपको ही नहीं बताएंगे वो बात। ये मैं बात कर रहा हूं कि जो वीजा दे रहा है, जब मैं उससे पूछता हूं कि भाई आपने इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट को कैसे रिफ्यूज कर दिया, तो मैं आपको उनके अल्फाज बता रहा हूं। वो कहते हैं कि यार देखें हमारी भी अकल काम करती है, हम भी खाना खाते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी की इनकम 1 लाख रुपए है, अब वो बिजनेस कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, तो यही होना चाहिए ना कि पूरा 6 महीने के बाद रिपोर्ट लगभग यही बने। अब होता ये कि आपसे किसी दोस्त ने, मिसाल है कोई रिश्तेदार ने, कोई भाई ने कोई 5-6 लाख रुपए उधार लिया हुआ था। अब आपने क्या किया कि आपने उसको रिक्वेस्ट की यार मुझे पैसा बस करो, मैं वीजा डाल रहा हूं। वीजा अप्लाई करने से 4 दिन पहले, हफ्ता पहले आपने 5 लाख डाल दिए। वो कहता है कि यार ये हमें इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, ये वीज़ा हासिल करने के लिए बात कर रहा है हमसे, ऐसा क्यों किया इसने हमारे साथ, वो गलत है। अगर ऐसी कोई अमाउंट आने वाली है, जेन्युइनली आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप उसको वीज़ा अप्लाई करने से पहले तक रोक दें। इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि ये देखें जी मैंने जो है वो कर दिया है। तो इसलिए ये काम कभी मत करना, कम से कम उसको जो है रोक लें उसको, और उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के ही लिहाज से दूसरा पॉइंट है, वो भी सुन लीजिए।
जो लोग होते हैं ना वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं बिजनेस के हवाले से, वो कहते हैं मैंने 6 महीने वर्किंग की और मैंने बैंक स्टेटमेंट को बढ़ाया, किसी से पैसे लेके बढ़ाया, कुछ भी किया, उधार लिया, बढ़ाया और फिर हुआ ये कि जैसे ही उसने अप्लाई करने लगा उस टाइम उसने दिखा दी 15 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट या 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट। अब 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट जमा करवा दी, बड़ी प्यारी बात है। अब देखें अगेन, जब आपने डाला तो अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर लेफ्ट राइट हो रहे हैं, हिल रहे हैं, बहुत झोल है उनमें, ठीक है ना, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करने का हक रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक की तो आपने कारनामा ये कर दिया था कि आपने जिन लोगों से उधार लिया था आप उनको पे जमा कराने के बाद आप उनको आधी अमाउंट तो वापस कर चुके हैं, आप उनको 15 लाख तो वापस कर चुके हैं, आपके पास रह गए 3-4 लाख रुपए अकाउंट में या 7-6 लाख रुपए अकाउंट में रह गए, ठीक है ना। तो आप समझते थे कि मैं 20 लाख के साथ उनके सामने बैठा हुआ हूं, लेकिन हुआ क्या वहां पर? हुआ ये कि वहां पर आपके अकाउंट में निकले 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, विच इज नॉट गुड, ठीक है ना। ये चोरी पकड़ गई आपकी, आपने अगेन उनको इंप्रेस करने के लिए किया था। तो दूसरी मिस्टेक ये है कि वीजा डालने के फौरन बाद 2 हफ्ते का टाइम हो तो 2 हफ्ते बर्दाश्त कर लो, साफ बता दो क्या 2 हफ्ते मुझे चाहिए। वीजा हासिल करने के बाद आप वापस कर दीजिएगा, लेकिन वीजा मिलने से पहले आप ये हरकत 15 दिन भी मत करें। जब वीजा आपके हाथ में आ जाए फिर आप जो मर्जी करें। उसके बाद आता है टैक्स का मामलात कि आपने टैक्स दोनों देने हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट की भी टैक्सेस देने हैं और जो आपकी कंपनी है उसके भी टैक्सेस देने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो पर्सनल दीजिए, तो दोनों देने पड़ते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वो कंपनी का दे देते हैं, अपना छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल डिपेंड मत करें इस बात के ऊपर कि वो क्या मांग रहे हैं, वो तो बहुत कुछ नहीं मांगते, बहुत कुछ आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको अंदर अपनी डिग्रियां डालना शुरू कर दो। भाई देखें, आप डाल रहे हैं टूरिज्म वीजा, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो चीजें वो मांग रहे हैं उनसे करीब तरीन बातें आप करो। करीब तरीन बात क्या है जो मेंशन नहीं की जा रही? देखें, वो ये तो कहते हैं ना कि अपने टाइज हैं अपने हुकूमत से, आपकी जो मुल्क है, जो उनसे आपकी मजबूती है, जो रिश्ता है, जो वो है, वो तो मुझे अपने टाइज के बारे में तो बताओ ना। जब वो ये बात करते हैं तो मैं कहां से क्या प्रूफ करूं? मैं अगर ये कहूंगा कि जी मुझे बड़ी मोहब्बत है, ये मेरा मुल्क है एंड सो ऑन, इन बातों को तो वो मानने वाले नहीं हैं। तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि अरे बंदा अगर जाएगा तो क्यों वापस आएगा, यानी कि वापस वो ये कह रहा है कि मुझे ये साबित करो कि तुम वापस आओगे। तो आदमी किसी वजह से वापस आता है, या अक्सर औकात वो आदमी नहीं स्लिप होगा जो कम से कम अगर उसके नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे। वो कह रहा है मुझसे मांगी नहीं मांगी जा रही, कोई बात नहीं, मगर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो दिखाने में शर्माना क्या है, ठीक है, अच्छी बात है ना। इफ यू आर ऑनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, घर है, शॉप्स हैं, कुछ भी है, बिल्डिंग है, तो आप उसको शो कर दो। तो जिस आदमी की प्रॉपर्टी, यानी कि जब जाहिर बात है जब हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है, अगर बिल्कुल ही छोटी सी प्रॉपर्टी भी होती है तो कम से कम 1 करोड़ की होती है। तो क्योंकि महंगा है यहाँ पर प्रॉपर्टी का, पाकिस्तान में तो खैर बहुत महंगा मामला हो गया है। तो अगर एक गरीब इलाके में छोटा सा घर भी होता है तो मैं देखता हूँ कि वो तो कहता है सर जी 1 करोड़ का घर है, तो 1 करोड़ से कम तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। तो इसलिए आप अपने प्रॉपर्टी के जो दिखा सकते हैं, और अगर आप उसके अंदर वो डालना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि तड़का डालना चाहते हैं, तो तड़का यह है कि आप उसकी रिपोर्ट भी जमा करवा दें कि इसकी असल वैल्यू इस वक्त क्या है। तो ये भी प्लस है, वहां लिखा तो नहीं है अगेन, तो यहां पर भी वो भी होना चाहिए। एक मैंने पॉइंट देखा है कि जो हनीमूनर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारा केस नॉर्मली तो अप्लाई हो जाता है। ये सच है कि हनीमूनर्स को नॉर्मली वीजा मिल जाता है, आई हैव नो डाउट अबाउट। लेकिन हनीमूनर्स का मामला ये होता है कि वो कहते हैं कि जी हो सकता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो, मतलब हो सकता है ना कि आप किसी और चक्कर में जा रहे हो, मतलब हनीमून का बहाना बनाकर आपने वीजा डाल दिया हो कि जी हमारी शादी 26 तारीख को होगी, तो केस आप डाल रहे हैं 1 को या पिछले महीने डाल रहे हैं, तो हमारी शादी होगी, हम लोग जाएंगे। तो इस बात को कोई प्रूफ अभी ग्राउंड पे है नहीं कि शादी होगी कि नहीं होगी और इसी से होगी, और क्या ये जो आप बात कर रहे हो ये सच्ची भी है कि नहीं है। तो हनीमून केस में होता ये कि अक्सर औकात सच बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर सच बोल रहे होते हैं कि हनीमून होगा। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो जमा करवाना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के अंदर जो सबसे बड़ा प्रूफ होता है दैट इज शादी कार्ड होता है। आपको अपना मैरिज का जो कार्ड है वो आपको उसमें लगाना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि जी मुझे कार्ड लगाने नहीं दिया, वापस कर दिया। तो वापस अगर करने की बात आ रही है, क्योंकि कहीं पर चल जाता है कहीं पर नहीं चलता, वो आप स्टेपल करते हैं उसको, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग कम से कम एहतियातन एक कार्ड की फोटोकॉपी जरूर उसमें डाल दें। अगर आपको कार्ड, ओरिजिनल कार्ड वापस मिल भी जाए तो कम से कम आपकी फोटोकॉपी जो है वो आप लिख दें उसके अंदर एप्लीकेशन में कि माय जो मैरिज कार्ड है दैट इज अटैच्ड,
वो आप उसमें मेंशन कर देंगे जी कार्ड अटैच है। अब वो कार्ड अटैच है बाय फोटोकॉपी और सम जो भी है वो आप कर सकते हैं। अब मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी हमारी, लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारी ऑब्जेक्शन लग गया कि हमारी जो एनओसी है वो ठीक नहीं है या इस पर हमें रिलाई नहीं करता है इस बात पर। देखिए एनओसी आप बनाते कैसे हैं, आप जाते हैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि जी मुझे एनओसी चाहिए, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता हूँ, वो आपको देते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जाओ, ठीक है ना। अब ये बात खत्म कर देते हैं यहाँ पर। कहाँ जाओ नहीं पता, कब जाओ नहीं पता, वापस कब आएगा नहीं पता, एक रिक्वेस्ट करके आपने एनओसी बनवा ली। नहीं, एनओसी का मतलब ये है कि जब आप बैठे एनओसी बनाने के लिए तब जाएं, उसके बाद जब आपके पास आइटनरी मौजूद हो, आप उसको बताएं कि सर मैं 25 तारीख को फ्रांस जा रहा हूं, मुझे लिख के दें फ्रांस के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा और मैं 5 तारीख को वापस आऊंगा एंड सो ऑन। इस तरीके से उसमें तमाम चीजें क्लियर कट तौर पर होनी चाहिए। और इन तमाम बातों के साथ जो मेरे आखिरी पॉइंट है उसमें एक पॉइंट मेरा ये भी है कि मिस मैचिंग डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। यानी कि आपने मान लीजिए टिकट बनाया, टिकट है 25 तारीख का, ठीक है ना, होटल बुक हो रहे हैं 22 तारीख से, भाई 25 तारीख को पहुंचोगे, 22 से होटल क्यों बुक करवाया। फिर आपका जो ट्रैवल प्लान है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब हुआ ये कि डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं, ठीक है ना, ट्रैवल प्लान भी यहां पर है, कवर लेटर भी है, टिकट भी है, होटल भी है, लेकिन लेफ्ट राइट हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो 3 बार अपने फॉर्म को पढ़ना है, वही देखना है कि 25 तारीख का ही आपका टिकट हो, 25 तारीख का ही आपका जिसे कहते हैं वो होटल हो, और 25 तारीख को ही वो तमाम चीजें एक्टिविटी नजर आ रही है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो दूसरे डॉक्यूमेंट से मुतजाद ना हो, हर डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट की गवाही दे रहा हो, तो बहुत जरूरी है। उसके बाद एक ट्रैवल प्लान के हवाले से जो है बड़ी कंफ्यूजन होती है। ट्रैवल प्लान के अंदर एक तो बता दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो एक अलग चीज़ है। ट्रैवल प्लान जो है, तो ट्रैवल प्लान बनाते हैं आप लोग कि ट्रैवल हिस्ट्री का पेपर भी लगाया करें। मैंने शायद शुरू में नहीं कहा, ट्रैवल हिस्ट्री का पेपर लगाया करें कि आप कब कब कहाँ गए हैं, कब कब कहाँ से वापस आए हैं। तो दैट इज, और जितने भी स्टैम्प्स होते हैं, जो वीज़ा स्टैम्प्स होते हैं, वो ज़रूरी है। तो अब ये अच्छा हुआ, ये पॉइंट आखिरी में आ गया कि जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको ये गोल्डन पॉइंट मिल गया। तो ट्रैवल प्लान के अंदर हम लोग जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट कहता है यार ये सर मैं वीज़ा के लिए कर रहा हूँ, डोंट वरी, जब जाओगे तो मर्जी कर लेना। तो होता ये कि 10 मुल्कों में जा रहा हूँ 10 दिनों के अंदर, ठीक है ना। मैं 25 तारीख को फ्रांस में उतरूंगा और 26 तारीख को मैं नमूदार होऊंगा जर्मनी से, 27 तारीख को आप मुझे स्विट्जरलैंड में दिखेंगे, 28 तारीख को मैं आपको फ्रांस में एफएल टावर में जाऊंगा, 29 अगर आपने 29 कर दी तो फिर मैं आपको ग्रीस में कहीं समंदर पर लेटा हुआ नजर आऊंगा। तो ये झूठ है, ये तो हमारा दिमाग नहीं मानता कि एक आदमी 10 दिन के अंदर जो है वो 10 ट्रैवलिंग कर ले और 10 ट्रैवलिंग में वो एक्सकर्जन भी वहां घुमा दे। 10 दिन के अंदर मेरे हिसाब से तो आप 3 मुल्क प्रॉपर कर सकते हो। प्रॉपर वो भी नहीं होते, लेकिन 3 मुल्क कर सकते हो। तो इसलिए जो है थोड़ा सा सच्चा वो बनाएं। आखिरी पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं, दैट इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है जी, जरूरी है, वैसे भी जरूरी है, इसमें कोई गलती नहीं होती है, नॉर्मली गलती नहीं होती, लेकिन एक गलती होती है, वो ये है कि अगर आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा रहे हैं तो उस कंट्री की पॉलिसी पढ़ें। कुछ कहते हैं कि आपकी अगर ट्रैवलिंग 10 दिन की है तो आप 15 दिन का बनाएं, तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कहते हैं अगर आपकी 10 दिन की ट्रैवलिंग है तो आप महीने का बनाएं। तो आपने ये फॉलो करना होता है। अगर आपने गलती से 10 दिन के ऊपर 10 दिन की बना दी या 10 दिन के ऊपर 15 दिन की बना दी, मगर वो मुल्क आपसे महीने का मांग रहा है और आपको तो खैर इल्म नहीं था, ट्रैवल एजेंट को होश नहीं था, तो अगर ये कोई मामला पैदा होता है तो उसमें यह होता है कि वो कहते हैं यार आपकी तो डॉक्यूमेंट में खराबी है, और आपस की बात है वो गलती ही ढूंढते हैं, ठीक है ना। जहां गलती आपने कर दी तो आपका जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैं आखिरी में आपको गारंटी दे रहा हूं, दोबारा से गारंटी दे रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, हमेशा के लिए है। जब भी अप्लाई किया करें तो देखें, जब अप्लाई करवाएं एजेंट से, कंसल्टेंट, तब देखें, और जब फाइल आपके हाथ में आ जाए तब देखें। आपको कम से कम अपनी फाइल को पढ़ना आना चाहिए, अपनी फाइल को देखना आना चाहिए, और जब वो एजेंसी में जाएं तो उनको मौका मत दें। ये जो कंसल्टेंट है ना, ये जो ट्रैवल काउंसलर है, उसको मौका मत दें कि वो उसके ऊपर रिफ्यूजल का लगाए, और रिफ्यूजल लगाते हुए उसको पसीने आए कि यार मैं कौन से पॉइंट पे उस पर ऑब्जेक्शन लगाऊं, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, होटल वेरीफाई हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो इतना परेशान कर दें, इसको इतना कंफ्यूज कर दें कि वो मजबूरन भी वीजा देने को आपको राजी हो जाए। इससे पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूं कि कहां अप्लाई करना है, कहां अप्लाई नहीं करना है, वो भी जरूरी है। और मैं उसका जो है एकदम से शायद ना आ सके, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स आएंगे, वो आप वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप उसको सब्सक्राइब अगर किया हुआ चैनल को तो फिर आप जाएं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आपको यूरोप के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी।
कहाँ ट्रैवल नहीं करना है और कहाँ ट्रैवल करना है मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।